अ, हमारा टोटल इंटेंशन आज इस पॉडकास्ट को करने का ये है कि कहीं ना कहीं सर, आप इस फील्ड में, अपनी फील्ड में पिछले 30 इयर्स का आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है न्यूज का। आपने सीनियर लेवल पे स्टार न्यूज हो गया, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, इन सारी जगह पे काम करके उसके बाद आपने अपना न्यूज चैनल शुरू किया है। और इस न्यूज चैनल के थ्रू अभी आप गोवा में सेटल्ड हैं, जो कि शायद हम लोगों का एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि हम लोग भी एक लेवल पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके अपने फेवरेट लोकेशन पे जाके वहां से काम करने का जो मजा है वो कहीं ना कहीं वही अचीव करना चाहते हैं इवेंचुअली, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल के सफर के बारे में सर जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि ये डिसीजन आपने कैसे लिया, और क्या क्या चैलेंजेस आए इनको लेने में आपके, और मतलब ओवरऑल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे सर। थोड़ा सा अगर उस बारे में आप शेयर करें। जी, थैंक यू भास्कर मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले ये कि मेरा कैरियर जो है आज तक से हमने शुरू किया प्रोग्राम असिस्टेंट से। प्रोग्राम असिस्टेंट मतलब रिसर्चर होते थे, जूनियर जर्नलिस्ट होते थे। तो वो मतलब टेप लॉगिन करना, देखना, फिर धीरे धीरे रिपोर्टिंग में आ गए। रिपोर्टिंग में आने के बाद फिर हम लोग जो है वहाँ काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हम लोग स्टार न्यूज़ में आ गए। स्टार न्यूज़ मुंबई में आ गए और फिर वहाँ 15 साल रहा उनके साथ। तो 2002 से 2017 तक हम स्टार न्यूज़, जो बाद में एबीपी न्यूज़ बन गया, और एबीपी न्यूज़ में फिर वहाँ हम असाइनमेंट हेड बने और काफ़ी कम एज में एग्जीक्यूटिव एडिटर बन गए। बहुत ही मतलब कम इसमें। दूसरी बात कि फिर जो है इंडिया टीवी चले गए हम, वहाँ इनपुट हेड रहे जो है। इनपुट हेड मतलब पूरे रिपोर्टरों की, पूरे दुनिया देश के पूरे रिपोर्टरों को आपको हैंडल करना पड़ता है, प्लस प्लानिंग करना पड़ता है, वो सब काम किया। उसके बाद से देखिए, जर्नलिस्ट का एक सपना होता है कि जो हमने तो बिल्कुल नीचे से शुरुआत किया, तो एक होता है कि भाई चैनल हेड। तो वो सपना भी पूरा हो गया। वो 92.7 बिग एफएम वालों का जो जो ब्रॉडकास्ट वाला जो चीज़ है, उसमें मैं चैनल हेड बना। चैनल हेड बनने के बाद सारे सपने पूरे हो गए कि जर्नलिस्ट को जो होना चाहिए था वो। अब उसके बाद से एक, जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम सोचते थे कि दिल्ली में रिटायर करने के बाद रहूँगा नहीं। और दूसरा एक और चीज़ होता था कि अर्ली रिटायरमेंट, ये शब्द बड़ा जो है प्रभावित करता था। तो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में हम सोचना शुरू कर दिए थे कि भाई जो है, और मतलब जो मैंने चैनल हेड से जो छोड़ा, वो छोड़ छोड़ दिया मैंने खुद ही छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि अब सब कुछ हो गया, अब क्या करना है। तो उसके बाद से जब होने लगा भाई कहाँ चुना जाए, तो पुणे और गोवा। तो पुणे सोचा, फिर लगा कि नहीं, पुणे में फिर उसी तरीके से भीड़ भाड़ तमाम चीज़ें। तो शांति की तलाश जो है या तो पहाड़ पे मिल सकता है या फिर समुद्र के किनारे। तो पहाड़ में थोड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, और ओल्ड एज में जैसे अगर हम होंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा, और दूसरी हॉस्पिटल की उस तरीके से व्यवस्था नहीं है। तो हमने फिर चुनाव किया गोवा का, कि समुद्र के किनारे खूबसूरत जगह, और जो है उस इलाके में भी जहाँ चुना हमने, कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर कभी हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल बगल में होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए, और समुद्र भी रहना चाहिए और टाउन भी बगल में रहना चाहिए, सब कुछ तो नेचर और सिटी सब कुछ लेने के बाद डोनापोला एक बड़ा खूबसूरत इलाका है गोवा का, तो उसको ले लिया। लेते समय तो एयरपोर्ट भी पास में है वहां से। समझा नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि डोनापोला का उतना भी महत्व है जितना कि दिल्ली में चाणक्यपुरी या पृथ्वीराज जो रोड है उसका महत्व होता है। तो इस तरीके से वो गलती से उस समय पता नहीं था, लेकिन हो गया सिलेक्शन, क्योंकि वो सारे मापदंड में फिट बैठ रहा था। तब भी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया कि फिट बैठ रहा है तो क्यों भैया, कोई सुपर पॉश इलाका है क्या। तो वो दिमाग में गया नहीं, लेकिन हो गया इत्फाकन से। तो मिल गया, मिलने के बाद फिर हम यहाँ चले आए। चले आने के बाद जो है अपना फिर हमने सोचा कि भाई जर्नलिस्ट तो कभी खत्म होता नहीं है, जर्नलिस्ट को तो ऑलवेज जिंदा रहना है, न्यूज़ रूम की उसको याद आती रहती है। आप एक बार और 30 साल अगर आपने पत्रकारिता कर लिया तो वो आपके जहन में रहता है हर हमेशा। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। तो यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो देखिए, हम लोगों का जो मेन जो अगर यूएसपी है तो वो पॉलिटिकल खबरें हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल खबरों को ही जिया है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल माहौल जिस तरीके से हो गया है कि क्या है कि आप आलोचना करेंगे तब आपको लोग देखेंगे, समालोचना करेंगे तो कोई नहीं देखता है इस वक्त। तो वो समालोचना का जो है वो दिक्कत हो रही थी।
तो फिर हमने सोचा कि ऐसा ही शुरू किया जाए, क्योंकि बिजनेस शेयर बाजार में मेरी दिलचस्पी शुरू से रही थी, इन्वेस्टमेंट का जर्नी में भी हम रहे थे, जिसके कारण जो है अर्ली रिटायरमेंट का हम सोच सके। तो उस कारण जो है हमने जो है सोचा कि जो है इसके लिए हम अपना एक बिजनेस चैनल शुरू करते हैं, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है उनको बच्चों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं बिहाइंड द कैमरा था, कोई एंकरिंग करता नहीं था, तो काफ़ी फंबल था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कंटेंट इज किंग। कंटेंट होगा तो अगर आपके उच्चारण दोष भी होंगे और आप ठीक से बोल भी नहीं पाते होंगे तो जनता सुनेगी, क्योंकि उनको आप इंफॉर्मेशन देंगे। तो वही सिलसिला हम शुरू किए हुए हैं, जो है शुरू तो कर दिया था कुछ दिन पहले से, लेकिन एक साल से हम उसमें काफ़ी सीरियस हो गए हैं जो है, और उसमें डेली जो है एक बुलेटिन डालते हैं जिसमें से आकलन करते हुए तमाम चीज़ों को। और जर्नलिस्ट होने का फायदा है कि खबर को पकड़ के फिर उस खबर को फैलाया जाता है। तो इस तरीके से एक जो है सिस्टम चल पड़ा है। और इसमें एक बात है कि हम जब तक हैं, मान लीजिए 80 साल 84 साल जब तक हैं, तब तक जर्नलिस्ट बने रहेंगे अपने चैनल का। तो ये एक एडवांटेज है हमारे साथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे से आपने समराइज किया है इस पूरी चीज को। तो सर जस्ट आप चैनल हेड, थोड़ा सा इस जर्नी को ब्रेक करते हैं। जो आप बिग एफएम में चैनल हेड थे, तो चैनल हेड लगभग कब थे और कब से आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे? और आपने जो वहां पे घर लिया, तो वो लेने के बाद, गोवा में सेटल होने के बाद आपने ये जर्नलिज्म का जर्नी शुरू किया? मतलब आप ऑलरेडी फाइनेंशियली या अर्ली रिटायर होने के बाद सेटल होके कर रहे हैं, या फिर ये एक ऑनगोइंग चीज है कि आपने इस तरह से कर लिया कि अब आपको एक रूटीन न्यूज चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़े? हाँ नहीं, मैंने जो है ये शुरुआत से ही मैं सोचता था कि जो है बिल्कुल शुरुआत के दिनों में कि भाई हमें जो है रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं। रिटायरमेंट तो बचाने का तरीका किस तरीके से है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आपने जो पैसे जमा किए वो पैसा इन्फ्लेशन खा जाता है। अगर आपको 6% ब्याज दिया जा रहा है बैंकों द्वारा और 5% इन्फ्लेशन है, तो आपका पैसा 1% बढ़ रहा है, तो वो पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ हो नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा चीज़ हो सकता है जिसमें रिस्क फैक्टर भी हो और 6% भी हो? तो 6% आपको एफडी का और 6% रिस्क फैक्टर, यानी 12%। यानी 12% से ऊपर जो चीज़ आपको दे तो वो फायदेमंद हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग शुरुआत में सोचते हुए, शुरुआत से ही बिल्कुल ये मेरा लक्ष्य जो है, क्योंकि मुझे याद है मेरी शादी होकर आई थी के बाद कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया था, तो हमने बोला था भाई पैसे बचाने हैं रिटायरमेंट के लिए। तो उसमें भी वो लगा कि भाई रिटायरमेंट के लिए अभी बोल रहा है, अभी तो शादी हो गया है। तो वो सोच जो है वो 20 साल 25 साल पहले ही आपको डेवलप कर लेना पड़ता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि आप अचानक से करेंगे तो देखिए आप सैलरी वाले होते हैं ना, छोटे छोटे पैसे जमा करके ही वो पैसा बड़ा बनता है, तो आपका वो विजन पहले लाना पड़ेगा। तो वो हमने उसी समय ले आया। तो उसके कारण, और दूसरी बात क्या थी कि उस समय जो भी पैसे बचते थे, पैसे तो सेविंग में रखता ही नहीं था मैं जे, और इत्फाकन से तभी देश डेवलप हो रहा था, जो है इकॉनमी रिफॉर्म्स हुआ था और उसके साथ साथ हमारा कंट्री भी रिफॉर्म्स हो रहा था, तो चीज़ें बढ़ रही थी। तो उस समय जो प्लॉट वगैरह जो है काफ़ी सस्ते मिलते थे, तो उस पर हमने इन्वेस्ट किया, शेयर बाजार में किया, इन तमाम चीज़ों को करते हुए उसको रोटेट करते रहे, एक दूसरे पे ना घुमाते रहे। मतलब वो जो कहा जाता है कि पैसे को जो है आप रोटेट करते रहिए, वो रोटेट हम करते रहे जो है, तो उसके कारण जो है ये एक पोजीशन आ पाया। डेफिनेटली सर, ये तो सही बात है, शुरू से ही हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे इस पड़ाव पे आप कब पहुंचे कि अब आप फाइनेंशियली रिटायर होने के स्थिति में कंप्लीटली हैं, और एक वर्क लाइफ बैलेंस में जो एक रेगुलर वर्क है उससे फ्री होके आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या अगला कदम क्या लेना चाहिए? विच बिल्कुल, डेफिनेटली। ये देखिए ऐसा है कि मैं एबीपी न्यूज में काम करता था, कब 15 की साल बात है पहले। सर? थोड़ा सा साल भी बताइए आप। हाँ, और मतलब 2002 से लेकर 2017 तक हमने वहाँ काम किया था। तो एबीपी न्यूज एक बहुत ही शानदार वर्क कल्चर वाली कंपनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब पता नहीं है या नहीं है, हमारे समय तो है बहुत ही शानदार थे। हमारे संपादक थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के थे जो है, तो एक पढ़ा और हिंदी पत्रकार के तौर पे आप देखें तो जनरली क्या होता है, इधर उधर के हिंदी जर्नलिस्ट लोग आते हैं, लेकिन एक स्टीफेनियन, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त इंग्लिश वाले और बैकग्राउंड वाले और एक डिफरेंट सोच वाले, वो हमारे संपादक थे।
तो उन संपादक जी का जो एक सोच था, जो एक विजन था, वो जो है एबीपी न्यूज में काफी जबरदस्त ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो वहाँ वर्क कल्चर जो है बहुत ही जबरदस्त था, अद्भुत वर्क कल्चर था। तो वहां तक तो हम लोग पैसे इकट्ठा कर ही रहे थे, लेकिन क्या हो गया कि फिर कुछ कारण से साजी जी को जाना पड़ा, वहां से जाने पड़ा, तो फिर वहां का माहौल बदलने लगा। तो जो माहौल बदलने लगा, तो फिर हमने सोचा कि अब जो जिस माहौल में हम जी चुके थे 15 साल, उस वो माहौल मिल नहीं रहा था, माहौल कटु होता जा रहा था। तो उसमें हमने सोचा कि अब दूसरा चैनल जो है उसमें हम जाते हैं। तो जब इंडिया टीवी का हमने सिलेक्शन किया, इंडिया टीवी का मार्केट में कोई जो एम्प्लॉय के तौर पे बहुत ज़बरदस्त ऐसा ये नहीं था, जो एबीपी न्यूज़ की जो प्रतिष्ठा थी वैसा नहीं था, लेकिन वहाँ अब रहना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में हमने इंडिया टीवी का चुनाव किया। तो इंडिया टीवी का जब चुनाव किया, तो उस समय जो चुनाव करने के पीछे ये था कि हमने सोचा कि यहाँ रहना नहीं है, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, और जो है तब तक हम इकॉनमी इंडिपेंडेंट हो चुके थे 2017 तक, मतलब उसके बाद हमें नौकरी करने की कोई जरूरत थी नहीं। तो ये इस सोच के साथ इंडिया टीवी में प्रवेश किया कि जो है हम वहाँ करेंगे, अगर हो गया तो हो गया। बड़े बड़े संपादकों ने रोका कि मत जाओ वहाँ, वो 6 महीने के बाद हटा देते हैं ये वो। तो हमने बोला कि ठीक है, इकॉनमी इंडिपेंडेंट हो ही गए हैं, चले जाते हैं। लेकिन वहाँ साथ रहा, 7 साल रहे, अच्छे लोग थे, जैसा उनको बोला गया था मार्केट में वैसी बात बिल्कुल नहीं थी। एक पॉजिटिव वहाँ पे काफ़ी वाइब्स था जो है, और उसमें जो है गुजरता रहा। तो उसके बाद से वहाँ हमने गुजारा, 2024 में हम वहाँ से निकल गए, और इस तरीके से फिर जो है एक दूसरा सफ़रनामा, बीच में हमने गैप ले लिया। उसके बाद गैप लेने के बाद जो है अपने चैनल को थोड़ा सा ठीक ठाक करने लगे। फिर उस बीच एक मौका मिल गया, वो 92.7 बिग एफएम वालों का एक जो है चैनल है, टीवी चैनल, उसके लिए एक मौका मिला, तो वो वहाँ काम किया। काम करने के बाद फिर लगा कि नहीं, जो लक्ष्य हमने सोचा था इंडिया टीवी छोड़ते वक्त, जो हमने यही सोचा था ना कि नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ा। इंडिया टीवी में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, बड़े अच्छे थे रजत शर्मा साहब, बहुत ही शानदार व्यक्ति जो है, और अपने जो है एम्प्लॉय का बड़े जबरदस्त ढंग से ख्याल रखते हैं, मतलब परिवार की तरह। ये और जगह का मालिक ख्याल नहीं रखता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए लेकिन वहाँ से छोड़ा कि नहीं, अब अपना जो है इंडिपेंडेंट रहा जाए, बहुत पक चुके हैं। देखिए न्यूज़ में पक तो जाता ही आदमी, जो अब वहाँ काम सही करते हैं, बात, और राउंड द क्लॉक काम है एक तरीके से, भले सही बात। 8-9 घंटे की शिफ्ट हो, लेकिन आपको 24 घंटे इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो वो गोवा गए थे, लेकिन इस बीच जो है एक मौका मिल गया चैनल हेड का। तो हमने सोचा कि हमारा कैरियर जो है इनपुट हेड से जो है हमने खत्म किया था इंडिया टीवी में, तो इनपुट हेड से जर्नलिस्ट का पूरा लाइफ सफरनामा तय कंप्लीट नहीं हुआ, तो चैनल हेड बन जाते हैं। तो उस मौके को लिया हमने, चैनल हेड बना, और चैनल हेड बनने के बाद फिर वहाँ से जो है छोड़कर जो है फिर गोवा शिफ्ट हो गए। अभी गोवा में कुछ नहीं करते, समुद्र में घूमते हैं, खाना खाते हैं अच्छा सा, अपना यूट्यूब के लिए चैनल बनाते हैं, और एक संयोग से गोवा में एक जो है एक हिंदी नेशनल न्यूज चैनल निकला। देखिए जर्नलिस्ट ऑलवेज जर्नलिस्ट रह जाता है, तो वो उसमें जाकर कंसल्टेंसी दे देते हैं कुछ एक घंटे का। तो उससे क्या होता है कि एक मन भी बहल जाता है, न्यूज़ रूम भी दिख ले जाता है, और चीज़ें भी हो जाती है। तो वो एक सेकेंडरी है बल्कि जो है कि आप, और दूसरा ये हो जाता है कि आपने जो जीवन में एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस जो शेयर बाजार का गेन किया है, वो हम चैनल के माध्यम से दे रहे हैं अपने। और बाकी जो जर्नलिज्म का जो गेन किया है, तो वो क्या होता है कि गोवा में जो चैनल खोल रहे हैं ये लोगों ने, जो है बड़े उत्साही लोग हैं, जो ऐसा पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल जो दिल्ली से बाहर निकल रहा है गोवा में, जो एक बहुत ही उनके मैनेजमेंट ने जो एक बड़ा जबरदस्त सोच लिया है, और काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपना एक्सपीरियंस इनको देते हैं, 2-3 घंटे की बात होती है, तो एक मन भी बहल जाता है। और इस तरीके से तो जो ये भी रिटायरमेंट लाइफ का ही एक पार्ट है, जो है वो जो है कि जो आज़ादी, नौकरी से आज़ादी को जो चीज़ है उसी का पोर्शन है ये। बिल्कुल सही सर, मतलब सही बात है। वहाँ जो चैनल, मतलब सब कुछ एक तरह से कहिए तो उसमें आ गया। जैसे मोती माला, माला मोतियों से माला पिरो दी जाती है, एक तरह से उसी टाइप का हो गया कि भाई वहाँ है, अपना घूम फिर रहे हैं, अपना चैनल पे काम कर रहे हैं साथ में। सही बात है, दिल्ली से बाहर न्यूज चैनल शुरू करना अभी के टाइम में, एक ट्रेडिशनल जगह से बाहर शुरू करना, ये करेजियस चीज तो है ही। दोनों के लिए, आप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो गया। आपका इतना इयर्स का एक्सपीरियंस जो कि उनको यूजुअल वे में वहां पे मिलता नहीं, और उन
उनके लिए, और आपको भी एक न्यूज रूम मिल गया जहाँ पे प्रॉपर अलोंग विथ अपना चैनल एक स्टार्टअप वाला कल्चर मिल गया आपको। हाँ, वो भी है। उससे होता है कि थोड़ा सा, चूंकि अब आदमी अपने चैनल के लिए 4 5 6 घंटे के बाद आदमी खाली ही बैठा रहता था, तो वो हम्म। एक जो है टाइम पास एक है। और दूसरी बात की गोवा को बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं, चूंकि गांव में जो पढ़ते थे तो मास्टर जी पूछते थे कि तारे जो आसमान में देखते हो, गांव में तो तारे दिखते थे बहुत आकाश में सारे, बहुत। तो कितने तारे हैं? तो बताते थे कि तारे तो कई करोड़ है, लेकिन 3,000 समथिंग तारे दिखते हैं आंखों से। ये मास्टर जी बताते थे। वो तारे हम्म। दिल्ली में गुम हो गए थे, दिल्ली में वो बिल्कुल। तारा दिखता नहीं था। अब संयोग से गोवा में चूंकि हमारा जो घर है स्विमिंग पूल छत पे है, तो उस छत पे जब बैठते हैं स्विमिंग पूल पे, और सामने समुद्र है, और और तारे जो है वो 3,000 तारे गोवा के आसमान में दिखाई देता है। तो अरे आप इससे समझ वाह। सकते हैं कि कितना वातावरण साफ सुथरा है यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। सच में सर, तारा देखना तो बहुत प्रिविलेज है आज के टाइम पे। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है, अभी 2.5 साल की है, तो हमने तो फिर भी तारा देखा है, उसको कैसे तारा दिखा है। हाँ, यहाँ ग्रेटर नोएडा में मतलब आकाश में सिर्फ एक या दो तारा दिखता है, जिसको हम लोग शुकौआ बोलते हैं, वो शुक्र ग्रह, और एक और है जो दिखता है। और यहाँ अ, ना एक चीज़ है भास्कर, कि मेरे यहाँ सोसाइटी में ही एक टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था उनके बच्चे को। तो दिल्ली हम्म। में बहुत ज़्यादा अस्थमेटिक थे, तो वो आ गए गोवा, शिफ्ट हो गए। अस्थमा का प्रॉब्लम खत्म हो गया। साथ में मेरी जो है इसी अपार्टमेंट में एक हैं, वो दिल्ली के हैं, मॉडल टाउन के हैं, बड़े शेयर ब्रोकर हैं, बहुत बड़े। तो वो दिल्ली में अस्थमा के कारण उनको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता था 4 से 5 महीने। और एस्ट्रॉइड्स का जो है एक्सट्रीम हो चुका था। अब डॉक्टर ने कहा था कि अब आपको एस्ट्रॉइड नहीं दिया जा सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप गोवा जाके देखो, और गोवा में रह रहे हैं, अब बिल्कुल शांति से, कोई अस्थमेटिक अटैक नहीं हो रहा है उन पे। तो हवा बहुत साफ है, हवा साफ है, लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं। और जो है दूसरी बात की, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो है मतलब वाकई में जो जो विदेश वाला जो कल्चर होता है, वो उस तरह का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है यहाँ के लोगों में। तो लोग भी अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है। वाह सर, सही में हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि गोवा शिफ्ट हो, लेकिन अ, कई बार क्या होता है सर कि वैसा कोई पर्सन नहीं मिल पाता है जिससे पूछ सकें कि जैसे आप वहां चले गए, अब आप फर्स्ट हैंड यहाँ से वहां गए, तो क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है यहाँ पे वहां पे, वहाँ के लाइफस्टाइल में यहाँ के लाइफस्टाइल में। और कहीं ना कहीं सर, जैसे हम लोग का तो अभी फाइनेंशियल रिटायरमेंट नहीं है, हम लोग तो सोच ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वर्क की तरफ शिफ्ट हो, जिससे कि प्लेस इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने पसंद के प्लेस पे चले जाएं। वैसे में रियली इट्स अ प्रिविलेज कि आपके साथ यहीं पे हम लोग का मुलाकात हुआ, और भाई आप वो लाइफ जी रहे हैं जो हम लोग का भी ड्रीम लाइफ है। तो इसलिए ये विशेष कर मुझे लगा कि आपके साथ तो एक डिटेल कॉन्वर्सेशन करना बनता है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि प्लानिंग, प्लानिंग कीजिए, पैसे जो भी रहे, चवन्नी पैसा भी रहे, चवन्नी पैसे से भी एक एक पैसा बचाइए, उसको उसको इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप जो है, आपका मेन पर्पस है कि इन्फ्लेशन और जो है तमाम चीज़ों को तोड़ना, और उसको अच्छे से तोड़ना। तो ये चीज़ है, धैर्य का होता है इसमें। जो है एक कोई भी सैलरी का आदमी हो, चाहे 50,000 रुपये सैलरी का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, अगर जितना भी है 1,000 रुपया ही बचाओ, 2,000 ही बचाओ, लेकिन उसको इन्वेस्ट करो लंबे समय के लिए। 20 साल के बाद कहानी बदलने लगती है, 20 साल के बाद वो तस्वीर बदल देता है जो है। तो ये मैं अपने जितने भी जो काम करते थे साथियों को, जो उनको बोलता था, सारे जो बच्चे आते थे, कि 20 साल में कहानी बदल जाती है, तो तुम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करो और उन चीज़ों को करो। तो और कुछ नहीं करना है, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। 20 साल के बाद याद करो, बढ़िया कंपनियों को, बढ़िया चीज़ों को देखकर। उसके लिए मेरे चैनल को देख सकते हैं, उसमें हम बोलते ही रहते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से आप जो है
उसको लक्ष्य को पा सकते हो। हालांकि जो है थोड़ा सा भगवान की कृपा भी रही, और दोनों बातें हैं। ऐसा है कि आदमी अपना कोशिश करता है, प्लस ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोशिश बेकार भी हो जाता है लोगों का। तो वो दोनों है, तो उसको हम लकी मानते हैं कि ईश्वर की कृपा भी रही। तो सर जैसे लगभग कितना साल आपको लगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में? 2017 में आप बोले कि जब आप डिसाइड कर रहे थे कि आप एबीपी न्यूज छोड़ के इंडिया टीवी में जा रहे हैं, तो उस समय ये डिसीजन कम मतलब पैसों से इंडिपेंडेंट था? उस समय तक आप ऑलरेडी एक रिटायरमेंट या फाइनेंशियल रिटायरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उस स्टेज तक आप पहुंच गए थे कि जब आप ठीक है आपको कुछ करना है इसलिए आप जा रहे हैं? तो लगभग जॉब से लेके उस समय तक कितने साल आपको लगे इस जर्नी को अचीव करने में? देखिए 20 साल में अचीव हो गया, लेकिन मेरे साथ था कि मेरा बच्चा उसमें छोटा था, उसको पढ़ रहा है, वो विदेश में पढ़ रहा है जो है। तो विदेश में पढ़ाना काफ़ी महंगा होता है। तो हम्म। उस पॉइंट को भी हमने जोड़ा कि वो पॉइंट मिल जाए तो वो जो उसकी पढ़ाई का जो खर्च निकलना चाहिए जो है काफ़ी, तो उसके कारण जो है 22 साल में वो टोटल इंडिपेंडेंट हो गया मैं। और अब उसी पैसे को रोटेट करते रहते हैं और चीज़ें बढ़ती रहती हैं उसमें जो है, कोई दिक्कत होती नहीं है। मतलब जो होता है ना कि मनी वर्क्स फॉर यू, तो वो करना पड़ता है कि 20 साल बिल्कुल। आप काम, पैसे के लिए काम कीजिए, बाद में पैसा आपके लिए काम करेगा। एक चीज और देखा जाता था, हम लोगों को ये भी रहता था उसमें लक्ष्य कि भाई हम लोग तो प्राइवेट जॉब में थे, पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे में करेंगे क्या? तो जो है बचाने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अगर बहुत सारे लोगों को देखें तो बेचारे नौकरी 20-20 साल 25-25 साल कर लिए हैं, लेकिन अगर 5 महीने की 3 महीने की सैलरी ना मिले तो रह नहीं पाएंगे। तो इसमें वो नहीं है, इसमें गलती ये नहीं है कि उनको कम सैलरी मिली थी या वो उसका खर्च ज़्यादा था। उसमें ये था कि वो कंजूस था इन्वेस्टमेंट करने के मसले पे। हम्म। इन्वेस्टमेंट करने से डरता था, बैंक में पैसा तो रखता था, फिक्स डिपॉजिट तो हम्म। करता ही था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने से डरता था। वो देखता था अभी का बज, अभी मान लीजिए जो चल रहा है बाजार में उठापटक जो चल रहा है ईरान का और इसका, तो उसमें आदमी डर जाता है। तो वो एक हफ्ता देखने लगता है, एक महीना देखने लगता है, वो 20 साल आगे देखते नहीं है। जिसने अपना विजन 10 साल और 20 साल आगे बढ़ा लिया वो पा सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आज के दौर में प्राइवेट जॉब का दौर है, कुछ लोग जो हैं वो आगे निकलते हैं, बाकी लोग एवरेज जीवन जी जाते हैं, और पेंशन तो है नहीं। हमारा जनरेशन तो चलिए सब लोग गवर्नमेंट जॉब में रहते थे, उसमें प्राइवेट तो था ही नहीं कुछ, तो गवर्नमेंट हम्म। जॉब में थे, सबको पेंशन मिला, वो काम चल गया। लेकिन अब लोगों को उस तरीके से सोचना पड़ेगा। हालांकि अब लोग सब आ रहे हैं, आप जैसे म्यूचुअल फंड में देखते होंगे, जो पैसे का जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन वो जो आने का जो है, अब वो जैसे मिडिल क्लास में रह गया, मिडिल क्लास के अलावा जो लोअर मिडिल क्लास है उसको भी, अरे 500 रुपीज ही बचाओ, लेकिन उसको जमा करो, उसको लगाओ, उसको लगाओ, उसमें से कोई मल्टीबैगर हो जाएगा। आपके 20 में से अगर किसी को चुना, वो मल्टीबैगर आपको बहुत दे देगा। तो ये चीज जो है आदमी को सोचना चाहिए। तो वो मतलब आदमी खुद ही अपने जो है चीजों के लिए वो निर्माता है, उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात की नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपना स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आपका ऑफिस में तरक्की भी हो, और वो भी साधन होता है। अगर ऑफिस में अगर आप यूं ही पड़े रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर जो है आपको दिक्कत है। अब जैसे मान लिया हम ये अर्ली रिटायरमेंट जो भी बोल दिया, लेकिन हम अपने चैनल के लिए 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं। अब क्या है, उसमें इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं पढ़े तो भी आकर बक दें, लेकिन क्या होगा कि कल को फिर कंटेंट कमजोर हो जाएगा, तो लोग सही देखना बंद। बात। तो आपको मेहनत करना है खुद के लिए, खुद के लिए काम कर रहे हैं आज, आज किसी और बिल्कुल। के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। चीजें आपको देखनी पड़ती है। सर आपका चैनल हम देखते हैं और डेफिनेटली उससे बहुत इंसाइट्स मिलता है। जैसे हम भी इन्वेस्ट करते हैं, अभी रिसेंटली जस्ट एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करें तो जो आपसे मैंने सीखा इन्वेस्टिंग माइंड से, मैं हुआ ये कि आपने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे इन्वेस्टिंग के जर्नी में, और अलग अलग लेवल्स पे आपने डिसिप्लिन शेयर किया। जैसे एक तो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहने का, दूसरा डिसिप्लिन की जो कंपनीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी हमारा जो प्रपोर्शन ऑफ
मनी होना चाहिए वो एक प्रपोर्शनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक में बहुत ज्यादा लगा दिया और दूसरों में लगाया ही नहीं। तो उस बेसिस पर फिर हम अपना जब पोर्टफोलियो एनालाइज कर रहे थे तो मैंने देखा एक्चुअली में कि ये चीज मेरे साथ भी है कि तीन चार ऐसी कंपनी, मतलब वो एक ही सेक्टर की, पेपर सेक्टर की, जिसमें लगभग मेरा 25% के आसपास इन्वेस्टेड है। और टोटल मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 12 से 13 अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स हैं, जिसमें ये पेपर वाला लगभग 25% से ऊपर जा रहा है। और बाकी जहां पे बाकी सब रिलेटिवली कम ही हो गया। और कुछ शेयर्स हैं जो कि मल्टी बैगर है, लेकिन उनका उनका प्रपोर्शन ही इतना कम है कि वो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर मुझे ये मतलब अभी हम उसको करेंगे अपने, वापस से उसको रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे जिससे कि एक सब में बराबर बराबर प्रपोर्शन रहे। जो कि बहुत एक जरूरी चीज मुझे लगा वो देख के कि मिस हो गया था। मतलब पता तो किसी टाइम पे पता था, लेकिन वो मिस हो गया था दिमाग से। और वापस से पोर्टफोलियो उस तरीके से दिखने लगा, जो कि अगेन थैंक्स टू यू वहां से हम वापस से अब उस ट्रैक पे आ गए हैं। अच्छा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि आप जो एक डिसिप्लिन की आप बात करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो रियल एस्टेट किस किस इन्वेस्टमेंट इसमें जैसे आप कैसे कैसे प्रपोर्शन में आपका सजेशन है या कि होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या और भी गोल्ड सिल्वर, इसके बारे में भी आप काफी बात करते हैं। तो कैसे कैसे वो उसका क्या, आप खुद क्या फॉलो करते हैं? ठीक है भास्कर, ये मतलब मैंने आपकी बात को समझा। देखिए, उसमें तो एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप जैसे एक सेक्टर में 10% से बिल्कुल आगे नहीं जाना है, चाहे कितना भी लुभावना लगे, कितना भी लुभावना, आपको बढ़ना नहीं है। अगर उस सेक्टर का आप 3 शेयर ले रहे हैं तो फिर जो है वो 3%, 3.33% से ज़्यादा नहीं हो। अगर या तो आप 4%, 4% और 2% ले रहे हैं तो वो अलग है। जो भी शेयर आपका है, एक सेक्टर में कम से कम 2 शेयर रखने हैं आपको, कम से कम। तो एक शेयर 5% से ज्यादा नहीं जाना है। तो ये डिसिप्लिन आपको बनाए रखना है। नहीं बनाएंगे तो क्या होता है कि कभी ना कभी इसमें धोखा खा जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक लड़के ने मेरे को मेल लिखा था कि उसने 32 लाख का पोर्टफोलियो था और उसमें उसने एक टेलीकॉम कंपनी का 28 लाख का शेयर रखा था। तो उसको मैंने लिखा कि भाई ये गलत है। हालांकि वो टेलीकॉम कंपनी का शेयर बहुत तेज भाग गया और जानता था मैं कि भागेगा, और वो 28 कहीं और हो गया। लेकिन हो ये गया कि उसकी ये जो आदत है वो गलत आदत है। तो क्योंकि वो वहां पे जब कमा लेगा एक बार, तो यही गलती वो फिर दूसरी जगह करेगा। और मार्केट में ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है वो आपको कमाने नहीं देना चाहता है। मार्केट आपसे पैसे ले लेता है, आज ले, चाहे 5 साल के बाद ले या 2 साल के बाद ले, वो आपसे ले लेगा। तो आपसे कैसे नहीं लेगा मार्केट? जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अगर स्मार्ट बनने का सोचेगा आदमी इसमें, तो फिर वो मारा जाएगा मार्केट में। मार्केट में कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, मार्केट में कुछ भी नहीं। जो है साधारण, मतलब एक किसान भी जो है, एक मजदूर भी जो है, वो मार्केट को अगर समझ गया बेसिस, तो वो कमा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। दूसरा, माइंडसेट पे काम करना है। माइंडसेट पे ये कि मान लीजिए कि शेयर्स गिर गया अगर आपका, एक तो पहले आप शेयर्स को जो चुनेंगे तो उसको पूरा फंडामेंटली देख कर चुनेंगे। आपको लगना चाहिए कि इस पे मुझे यकीन है, ये नहीं कि किसी के सुनकर चुन लिया। तो अब अगर वो गिर भी जाता है तो उससे आपको घबराने का जरूरत नहीं होता है। वो तमाम चीज, क्योंकि आपने जो सामान खरीदा है उस पर आपको कितना विश्वास है। अब अगर डर रहे हो, इसका मतलब कि आपको अपनी चीज पे विश्वास नहीं है। ये आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें बाजार में रहना है। और आप मतलब उसमें जैसे और किसी ने बोल दिया और जाकर आप खरीद लिया, वो, या किसी ब्रोकर ने बोल दिया वो खरीद लिए, ये चीज बिल्कुल खत्म करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, इवन आप अगर मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो 4 जगह देखते हैं। अगर आप कोई सर्टेन ब्रांड का नहीं खरीद रहे हैं और कुछ भी खरीद रहे हैं, आप पूरा रिसर्च करते हैं। फ्रिज देखने जाते हैं, रिसर्च करते हैं। वॉशिंग मशीन के लिए रिसर्च करते हैं। शेयर बाजार के लिए रिसर्च नहीं करते।
शेयर बाजार में कि जो भी बोला आप उसमें जाकर लगा दिए। तो ये सोच जो है, ये आपको चाहे जो भी हो, जितने भी आदमी अगर चैनल पे बोलते हैं, जैसे हम अपने चैनल में कभी नहीं बोलते कि आप ये शेयर कर दो, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेट करते हैं लोगों को, और उस एजुकेट के जरिए आपको खुद करना होगा। आपका पैसा लग रहा है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और ये जो जो मापदंड है, इस मापदंड को फॉलो करते हुए तमाम चीज। दूसरा होता है कि शेयर्स पे खरीदने का, देखिए वैल्यूएशन बहुत अहम होता है। एक तो आपने डिसिप्लिन हो गया, एक माइंड सेट हो गया, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग शेयर्स, जो भी हो, वो कोई भी कंपनी का हो सकता है, लार्ज स्मॉल मिड कहीं भी। और दूसरा हो जाता है कि उसका वैल्यूएशन, जो गुजराती लोग जो कहते हैं ना कि भाव ही भगवान है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। तो आपको वैल्यूएशन क्या होता है कि ध्यान रखिएगा कि एक ही शेयर जो है एक साल में हाई बनाता है और एक साल में लो बनाता है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, हाई में खरीद लेते हैं, तो वो उसको मार्केट से बाहर फेंक देता है। आपको उस शेयर में लो खरीदना है, क्योंकि वो शेयर एक साल में लो पे आएगा ही आएगा, तो नेचर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हाई में खरीद के फिर लो पे आके बेच देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ये माइंडसेट, 4 पॉइंट्स अगर आप रख लेंगे, 4 मंत्र, तो ये इससे जो है जीवन आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जिस भी चीज को आप खरीदें उसको पढ़ें, उसके वैल्यूएशन को देखें, उसके तमाम चीजों को देखें, तब आप सफरनामा होता है। मतलब देखिए शेयर बाजार है देखने में काफी आसान, लेकिन कमाना है काफी मुश्किल। और इसलिए जो है सिर्फ 97% लोग जो है फेल कर जाते हैं, 3% लोग कमाते हैं, और 3% जो कमाते हैं वो 97 का माल खा जाते हैं। तो ये चीज है, और इस चीज को, इस परंपरा को आपको तोड़ना पड़ेगा, तो वो रहता है। दूसरा क्या होता है कि लोग ब्रोकरों के कहने पे, कोई फलना ब्रोकर ने खरीद लिया, उसके लिए उसको खरीद लिए। आपका सोच ही फिर गलत है। आप ये सोच रहे हो कि फलना जो बड़े ब्रोकर ने इस शेयर को खरीदा है तो इस शेयर अच्छा होगा, नहीं। आप उस शेयर्स को जाकर खुद देखेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, पूरा डीप गहन अध्ययन करने के बाद आपको लगेगा कि ये अच्छा है, इसका भाव ठीक है, तब खरीदेंगे। तो ये सब चीज ही आपको, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि फिर आपको मनी बनाता है, अदरवाइज आपका मनी डुबा देता है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, चारों पॉइंट्स आपने बोला है। और हर बार मतलब खरीदने से पहले बस एक ये चेकलिस्ट हम लोग फॉलो कर लें तो हमको लगता है कि ऑटोमेटिक हमारा डिसिप्लिन होने लगेगा इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट हर इन्वेस्टमेंट से पहले। अच्छा सर, एक और चीज समझना चाह रहे थे आपसे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें कि रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, या और भी मेटल्स हो गए, तो उसके बारे में आपका क्या सजेशन है कि अ, आजकल बिटकॉइन भी चल रहा है, तो क्या अब एक्चुअली पढ़ना भी सर, मतलब इट इज काफी इंटेंसिव है। जैसे हम तो कंपनीज ही अगर एनालाइज करते हैं तो इतना समय लगने लगता है कि दूसरा कोई चीज का टाइम ही नहीं मिलता है। वही अपने आप में एक रेगुलर वर्क के अलावा काफी हो जाता है। वैसे में बाकी जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो क्या एक ही टाइप के उसमें स्पेशलाइज करना भी ठीक है, या फिर हमें उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि रियल स्टेट हो गया, नहीं, बिल्कुल बिजनेसेस डाइवर्सिफाई हो करना गया। चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन तो बिल्कुल बेस्ट होता है, उससे तो बेहतरीन कोई चीज हो। एक तो आप शेयर्स के अंदर ही डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जी। मिड कैप, स्मॉल कैप, वो ले रहे हैं, अलग अलग सेक्टर का ले रहे हैं, तो शेयर के अंदर ही एक डाइवर्सिफाई है। तो अब उसके बाद से आपको गोल्ड सिल्वर को रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है, अब कहानी पलट गई है गोल्ड सिल्वर की। अब आने वाला जो दौर है गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूत होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिएगा कि ये धरती से निकलने वाला चीज है नहीं। माइंड में इस समय जो अमेरिका के जीएसएसआर का जो रिपोर्ट है, यूजीएसआर का, उसके हिसाब से भी जो अभी कोई नया फाइंडिंग्स हुआ नहीं है। तो अब जैसे गोल्ड को देख लीजिए, सिर्फ 56,000 टन जो है वो बचा हुआ है माइन के अंदर, और 3,500 टन निकल जा रहा है। तो 15 साल के अंदर तो खत्म हो जाएगा अगर नया माइन नहीं निकला तो। और गोल्ड में जिस तरीके से अमेरिका के जो है डॉलर को लेकर जो चल रहा है, लोगों का मुहिम चल रहा है, खासकर जो है इमर्जिंग मार्केट के जो देश हैं, तो वो उसके कारण गोल्ड का डिमांड बना रहेगा। तो वो चीज़ है। सिल्वर में क्योंकि अब जिस तरह से इंडस्ट्री प्रोडक्शन और तमाम चीज़ बढ़ रहा है, अब रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि ऑयल का क्राइसिस देखने के बाद उधर जबरदस्त ढंग से रहेगा, तो वो रहेगा। तो ये चीज़ गोल्ड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं।
क्योंकि इसमें जो है ये अभी दौर चल रहा है, इसका रिटर्न ठीक ठाक रहेगा, आपको 12% के आसपास रिटर्न मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे गोल्ड सिल्वर आप खरीदते हैं तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ 12% का रिटर्न मिलेगा, ये नहीं कि 100% का मिलेगा। 100% अगर सोचे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। शेयर बाजार हो चाहे जो भी हो, आपका लक्ष्य 12% का है। 12% से ऊपर 14%, 16%, 18%, 20% अपने आप आ जाएगा अगर 12% टारगेट लेके चल रहे हो तो। और अगर टारगेट 100% लेके चल रहे हो तो जीरो आएगा, बल्कि माइनस हो जाएगा। तो ये चूंकि 100% में फिर आपका माइंडसेट दूसरे तरह से काम करने लगेगा, फिर सटोरिये हो जाओगे आप। तो ये जो है माइंडसेट का ही पार्ट है। तो आपको जो है गोल्ड सिल्वर वो 20% होना चाहिए, और उसमें भी हमने बताया था कि 12% गोल्ड होना चाहिए, 8% सिल्वर होना चाहिए। और जीएसआर होता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है, जिसमें से गोल्ड के रेट को सिल्वर के रेट से, इंटरनेशनल अमेरिकन वाले रेट से उसको डिवाइड कर दीजिए तो वो निकल जाता है। तो 1:60 रहता है, तो दोनों बराबर है। और 60 से अगर नीचे गया गोल्ड सिल्वर रेशियो तो सिल्वर कमजोर हो रहा है। 60 से 50 के बीच में दोनों अपने चाल चल रहा है। 50 के नीचे फिर सिल्वर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, गोल्ड कमजोर हो रहा है, तो वहां शिफ्ट कर देने का होता है, फिर सिल्वर से निकलकर गोल्ड पे चले जाने का होता है 50 से नीचे जाने पे। और उस तरीके से आपको 12-8 को बैलेंस करते रहना है। कभी 12-8 अगर जब करेंगे तो 12-8 जो है 14-6 हो जाएगा, 14-6 को घटा के फिर 12-8 करना है। तो उसको पैसे को जो है आपको मूव करना है, तो उस रोटेशन से जो ही पैसा बढ़ता है। तो ये चीज इसमें देखा गया। बाकी जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में होता है कि पैसे बहुत लगते हैं जमकर। तो ये जो है शुरू में तो कोई नहीं कर सकता है। जब कोई पैसा कमा लेगा तो उस समय फिर खरीदा जा सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में जो रिटर्न आता है वो भी बहुत शानदार आता है, खासकर प्लॉट में। अगर आप फ्लैट में देखेंगे तो फ्लैट में जो अच्छे बिल्डर का आपने फ्लैट ले लिया, बहुत जबरदस्त ले लिया, अच्छे रेट में लिया, तब तो उसका मान लीजिए CAGR 10% के आसपास का आ जाएगा। नहीं तो अमूमन फ्लैट का CAGR जो है वो 8% के आसपास रहता है। तो जो 6% से ऊपर मतलब 2-3% ही ऊपर रहता है। फिर उसमें आप रेंट जोड़ देंगे कि हमने रेंट लिया, तो सब कुछ मिला के मोटा मोटी 10% से नीचे रहता है, लेकिन आपका टारगेट 12% है। लेकिन जो प्लॉट का रिटर्न होता है, प्लॉट का रिटर्न शानदार होता है। प्लॉट में दो चीजें देखनी होती है, एक तो कि रोड के पास वाला हो प्लॉट, जहां भी हो, गांव, घर, शहर। शहर में तो रोड के किनारे ही मिलेगा, गांव वगैरह में खरीदते हैं तो रोड के किनारे का होगा, तो वो चीज जबरदस्त है। और प्लस इन्वेस्टमेंट में जो देखिए, जो जो अर्बन सिटी हो गया, उसमें अब प्लॉट में उस तरह से राइज नहीं है, क्योंकि प्लॉट काफी महंगा हो चुका है। जो 2010 के पहले की जो कहानी थी और अब में बड़ा फर्क आ गया है। तो आप वहां आपको उस तरह का वो CAGR नहीं देगा जो दे दिया। लेकिन आप Tier 2-3 चले जाएंगे या छोटे जगहों पे चले जाएंगे तो छोटे जगह पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज ग्रोथ है। मतलब इवन सब डिविजनल टाउन पे भी ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जहां ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि वो डेवलपिंग है। और जो है दिल्ली मुंबई डेवलप्ड हो चुका है, तो ये चीज है। अब जैसे मुंबई को देखिए, मुंबई में प्रॉपर्टी रेट उस तरह से नहीं भागता है पूरी तरीके से। दिल्ली में चलिए भाग जाता है, दिल्ली में अलग कहानी भी है, ब्लैक मनी की कहानी है, तमाम कहानी है, इसके कारण वहां पे एक तेजी देखा जाता है। तो इस तरीके से रियल एस्टेट पे अगर आपके पास पैसे हैं तो रियल एस्टेट पे बिल्कुल आना चाहिए। और सर रियल एस्टेट इसमें अच्छा रिटर्न देता है। दो क्वेश्चन है मेरा, दोनों से रिलेटेड, एक तो गोल्ड सिल्वर और दूसरा रियल एस्टेट से रिलेटेड। पहले गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड पूछ लेते हैं। उसमें सर जैसे कि मेरा एक हमेशा से थोड़ा रेजिस्टेंस रहा है, ये सोचते हुए कि गोल्ड सिल्वर मान लीजिए लेने को तो ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद जैसे शादी वादी में गोल्ड चढ़ता ही चढ़ता है हमारी तरफ, तो गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड हमेशा तिजोरी में ही पड़ा रहता है और उसमें इमोशनल वैल्यू इतनी ज्यादा अटैच्ड हो जाती है गोल्ड के साथ कि शायद उसको लिक्विडेट करने का हम लोग कभी सोचते भी नहीं। जो एक बैलेंस खुद का जो एक बैलेंस शीट बनाते हैं, इन द सेंस कि हमारे पास क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है, उसमें भी वो गोल्ड की वैल्यूएशन पता ही नहीं रहती कि क्या है, और वो वहां लिखते भी नहीं है। वो एक तरह से वहां से भी उस पेपर से भी वो माइनस होके ही चलता है। तो जो चीज मतलब कहने को तो है, लेकिन वो किसी भी पर्पस के लिए इन सॉल्व ही नहीं कर रहा है कोई पर्पस। तो कहीं ना कहीं सर उसको लेके मेरा पर्स अभी तो रेजिस्टेंस है कि
और गोल्ड न खरीदा जाए, क्योंकि उस कभी भी लिक्विडेट कर नहीं पाएंगे, वो आके फिर तिजोरी में ही चला जाएगा। तो बेटर है कि स्टॉक्स वगैरह में ही पैसे लगाए जाए या रियल एस्टेट में ही लगाया जाए। तो इसमें जस्ट आपसे समझना चाह रहे थे कि क्या ये तो सर आई थिंक कैसे इसको कैसे ब्रेक किया जाए, या इस क्या आपने भी इस बिल्कुल क्लियर सिचुएशन है को। पॉइंट आपका। पहली बात कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी बिल्कुल नहीं है। ज्वेलरी तो आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो उसको तो भूल ओके। जाइए। और ज्वेलरी अगर आपने खरीद लिया तो उसको बेच भी नहीं पाएंगे, जो है हम्म। असंभव है ये चीज़। तो ये तो आप भूल जाए, चूंकि वो महिलाओं का अधिकार हो गया। ज्वेलरी में महिला का अधिकार है, और गोल्ड बार और सिक्के में जो है वो पुरुष का अधिकार है। तो गोल्ड बार सिक्का अगर आपने लिया है, तो उसको अगर आपको अच्छा रेट मिलता है किसी समय, देखिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो एक सबसे बड़ा जो चीज होता है, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो बेचो, नहीं पैसे की जरूरत है मत बेचिए। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड सिल्वर आपने एक बार खरीद लिया, उसको जो है अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, अगर देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से जो चेंज कर रहे हैं, वो तो वो करेंगे जो इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं, फुल्ली उसका काम करते हैं वो। लेकिन जो आम आदमी है, उसने गोल्ड खरीद लिया या सिल्वर खरीद लिया, उसके बाद से वो उसको जब पैसे की जरूरत हो तभी वो बेचे, जो ऐसे अदरवाइज वो रखे। नहीं तो एक और तरीका होता है, अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है गोल्ड सिल्वर से, नहीं बेचना है, तो अब तो ईटीएफ भी है, गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, वो सब ईटीएफ ले लीजिए। और ईटीएफ जो है वो आपको उसी तरीके से लिंक्ड है एक तरीके से, जो है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जब इन्वेस्टमेंट में अगर आपका इमोशंस आ जाता है उसके साथ, तो फिर आप जो है उस तरीके से कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, तो आप कोई दूसरा तरीका अपना लीजिए। देखिए हर पर्सनालिटी के हिसाब से ना, उसका जो पोर्टफोलियो उस पर्सनालिटी को कौन सा सूट करता है उस पे है। अब जैसे और एज फैक्टर के हिसाब से भी होता है कि अगर आप 50 के ऊपर जा रहे हैं तो लार्ज कैप का पोर्टफोलियो आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। 30-35 साल के हैं तो स्मॉल कैप ज़्यादा होना चाहिए। 30-35 साल वाले सिल्वर भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन 50 साल से ऊपर 60 साल वाले वो गोल्ड रखें। तो ये जो है ये हर पर्सनालिटी के हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सर इसमें जैसे अभी सेमीकंडक्टर्स की इतनी ज्यादा बात हो गई कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है, तो क्या है सिर्फ गोल्ड ही सिल्वर, जब जहां तक आपने शुरू में मेटल बोला कि मेटल का लिमिटेड क्वांटिटी है, तो वैसे में मेटल में तो और भी मेटल्स आ गए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गोल्ड सिल्वर ही है मेटल में, तो क्या उधर सोचना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर तो फिर भी थोड़ा हाइप हमको लगता है कि अभी तो इतना ज्यादा हाइप हो गया है। बाकी जगह दिक्कत है, हालांकि प्लेटिनम और प्लेडियम भी है, कॉपर भी है, लेकिन उसमें है क्या कि वो उसका ट्रेड का ना हमारे यहाँ उस तरह से है नहीं। कॉमिक्स में है, और कॉमिक्स में आम जनता जा नहीं सकती, उसमें जो है वो फ्यूचर पे खेल होता है, तो वो उसके लिए दिक्कत होगा। तो ओके। ये ऐसा सुविधा है नहीं। जैसे कॉपर में भी मान लीजिए स्कोप दिख रहा है, लेकिन कॉपर में आप क्या करेंगे? कॉपर आप तो जो है या तो उसका जो कुछ एक कॉपर कंपनी वाला शेयर है उसको खरीद लेंगे, या फिर कोई दूसरा सुविधा है नहीं, कोई ऐसा ईटीएफ भी नहीं है। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर पे बोलते हैं कि हमारे जनता के हिसाब से गोल्ड सिल्वर ही परफेक्ट रहेगा। बाकी आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था, वो तो बेकार सी फालतू चीज़ है, उसका तो कोई मापदंड ही नहीं है जो है बिटकॉइन का, वो जुआ है एक तरीके से। क्योंकि जो चीज़ आज जो है 10% ऊपर भाग जाए, कल 10% नीचे गिर जाए, तो इस चीज़ से बचना चाहिए आदमी को। शौकिया खरीदना हो तो जो है खरीद लीजिए, जो है 10-20 हज़ार रुपये का मन बहला रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात की जो देखिए दो तरह का है कॉइन, एक तो क्रिप्टो है, दूसरा ऑल्ट कॉइन है। ऑल्ट कॉइन में 10 हज़ार से ज़्यादा है। अब कोई मापदंड ही नहीं है, सब वहां सटोरिया चल रहा है, सब पैसे चल रहे हैं, कब गिर जाएगा कोई बेस नहीं है। अब मान लीजिए बिटकॉइन के साथ कहा जाता है कि 2 करोड़ 10 लाख के आसपास मिंट हुआ है, उसके ऊपर मिंट होगा नहीं। अब मिंट नहीं होगा तो आपस में लोग खरीद बेच करके आपस में भाव बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उससे आप कोई चीज कर नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं, और कोई वो सही इन्वेस्टमेंट है नहीं मेरे ख्याल से। हालांकि अमेरिका को ये सूट करता है, बिटकॉइन जो है अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि जो है नहीं, वो अभी भी सर इलीगली लोग मिंट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चूंकि नेचुरल रिसोर्स है नहीं, तो मिंट तो कर ही सकते हैं आप। ये अलग बात है कि लीगल नॉर्म ऐसा बना दिया कि नहीं कर सकते हैं। बट नहीं मेरे तो जानने में जैसे कभी कभी पता चलते रहता है, उसके लिए तो क्या है, आपको अपना सर्वर लगाना है, और इलीगल है, ऑफ कोर्स लीगल तो नहीं है, बट लोग कर रहे हैं। जैसे 2 करोड़ 10 लाख बना, उस तरह से और भी तो बन ही सकता है, नहीं उसमें तो नहीं नहीं कोई। नहीं, उसका नहीं, उसका नहीं, दूसरा सिस्टम है। वो 2 करोड़ 10 लाख जो है ना वो मिंट हो रहा है। देखिए उसका मिंट का तरीका क्या है कि जैसे कि पहले एक हुआ, एक के बाद
कुछ साल के बाद 50, 50 के बाद 25, 25 के बाद 12.5, फिर 6.5, फिर 3.75, फिर इस तरीके से घटता हुआ। तो वो मिंट हो रहा है, लेकिन वो लीगल वाला जो 2 करोड़ 10 लाख जो बोल रहे हैं, शायद 2030 या 2035 हम भूल रहे हैं, वहां पे जाकर पूरा बिटकॉइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके बिटकॉइन जो माइनर जो मिंट कर रहे हैं, अब उसका रफ्तार काफी स्लो हो गया है। वो ओके जो ओके। चल रहा था, तो इस समय शायद 1 करोड़ 80 या 84 लाख के आसपास शायद बिटकॉइन आ गया है। तो जो 16 लाख या 26 लाख जो है वो मिंट हो रहा है। जो मिंट हो रहा है वो लीगल है, इलीगल का शायद इसमें प्रोविजन है नहीं, इलीगल एंट्री नहीं हो सकता, वॉल्ट और तमाम चीज है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन के जरिए हम्म। जो है उसमें एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो माइनर अब काफी रफ्तार स्लो हो गया है, अब वो मैं भूल गया, उसको कई साल लग जा रहे हैं अब एक को मिंट होने में। इस तरह का है कुछ प्रोविजन। ओके ओके। चलिए कोई नहीं सर, वो तो हम भी उससे बाहर ही करते हैं। बस वही शौकिया जो आपने कहा कि थोड़ा ले लिए तो अलग बात है, नहीं तो उसका कुछ समझ में नहीं आता है कि कब क्या होगा, तो उस पे कैसे कोई बेट करे। अच्छा, रियल एस्टेट में सर एक चीज पूछना चाह रहे थे, जैसे डेफिनेटली अभी एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, ऑलरेडी ये जो टायर 1 सिटी है, यहाँ के तो रियल स्टेट्स बहुत ऊपर जा चुके हैं। दूसरा जो टायर 2 टायर 3 सिटी है, वहां पे डेफिनेटली अभी रियल स्टेट फिर भी अफोर्डेबल है, या जो गांव वाँव है उन सब एरिया में। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भी कहा जाता है कि अ, जमीन वैसी ही जगह लो जहां पे खुद पहुंच सको, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में इतना ज्यादा जमीन माफिया हो गए हैं और ये सब अधिग्रहण अतिक्रमण होने लगा है कि आप दूर ले लीजिए और वहां आपका ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कोई कब्जा कर लिया। तो वैसे केस में सर कैसे किया जाए? मतलब ये हम आपसे अपना पर्सनल डिलेमा पूछ रहे हैं कि यहाँ पे करना बहुत महंगा है एनसीआर में, और कहीं दूर जहां खुद पहुंच नहीं सकते हैं वहां पे करना में डर लगता है कि वहां जब हाँ, समय आएगा नहीं पहुंच ये पाएंगे तो। ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। कहा जाता है जमीन वही खरीदिए जो आपके नज़रों के सामने है, जो है आप हाँ। देख सकें उसको। और दूसरी बात की, या तो फिर आप अपने जिस नेटिव प्लेस से हैं, जहाँ देखने वाले 4 लोग मिले, वहाँ खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो रैंडम में अगर कहीं खरीदना है, तो फिर गेटेड सोसाइटी में जैसे लोग खरीदते हैं, जैसे लोग गोवा में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो गेटेड सोसाइटी के अंदर जो प्लॉट है उसको ले लिया, तो वो फिर सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर कोई इसी तरीके से रोड पे पड़ा हुआ है और आप 5 साल के बाद से आ रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ झोपड़ी बन गई है या कुछ बन गया है, तो वो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। तो ये बात तो है कि प्लॉट के साथ आपको मेन इशू है कि आपको आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, आपका नज़र उसमें घूमते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। तो ये एक पॉइंट तो है। लेकिन इन्वेस्ट करने वाले करते हैं वो सब कुछ, सब पॉइंट तो हो ही जाता है, उसमें ऐसे कोई बात है मतलब नहीं। सर वही उसमें थोड़ा सा जो रहता है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तब हाँ, तो आप उसके सिक्योरिटी का भी प्रोविजन बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप छोटे अमाउंट में ले रहे हैं, जब अमाउंट ही कम है और उसी में लेना है, तो उसमें सिक्योरिटी का भी प्रोविजन बनाना मतलब वो एक एडिशनल ओवरहेड हो हाँ, गया। उसमें आपको देखते रहना, ये चैलेंज रहेगा कि मान लीजिए सपोज कि आपने खरीद लिया अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में, और उसको आपने घेर घार के, अपने पहले तो दीवार आपको खींचना पड़ेगा उसमें, नहीं तो वो हम्म आपका जो है एक हाथ एक बित्ता कोई भी जो है वो दबा लेता है जमीन। तो वो आपको घेरने के बाद फिर आपको उसको वो ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, उसको आप ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकते, तो ब्लाइंडली उसको नहीं छोड़ देखते रहना सकते। पड़ेगा, ये एक चैलेंज है। और दूसरी बात की, जहाँ तक प्रॉपर्टी का आपने कहा था कि जो इस समय जो लग्जरी प्रॉपर्टी है उसमें स्लम्प देखा जा रहा है, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी उतना बिक नहीं रहा है, उसमें काफ़ी इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउस हैं, जो छोटे घर थे, वहाँ जो है वहाँ पे मार्केट ठीक दिख रहा है, क्योंकि लोगों के पास भी जो है एक तरीके से देखिए तो आमदनी वगैरह जो है अब लोगों का घट ही रहा है, इंक्रीमेंट वगैरह होता नहीं है, सैलरी उस तरीके से बढ़ती नहीं है। जो आज से 10 साल पहले बढ़ता था और आज के इसमें बड़ा फर्क हो गया है, और जो बढ़ता है वो इन्फ्लेशन के आसपास का ही बढ़ता है। तो कुल मिलाकर तो लोग जो है अब जो है छोटे घरों पे जो है वो फोकस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो 3 BHK और 4 BHK लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 BHK पे आ जा रहे हैं या 2.5 पे आ जा रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो वो मार्केट अभी ठीक ठाक है इस समय। तो ये है, लेकिन जो बाकी जो दिल्ली का मार्केट तो ठीक है, दिल्ली का मार्केट पॉजिटिव रहा है, गुड़गांव का मार्केट में थोड़ी सा टाइटनेस दिख रहा है।
और खासकर मुंबई का मार्केट देखे तो मुंबई का मार्केट तो ठहरा हुआ है एक तरीके से, कई सालों से ठहरा हुआ है, उसमें कोई तेजी है नहीं जो है। तो ये चीजें हैं। पुणे होने का भी मार्केट उसी तरीके से फंसा हुआ है। तो जो है चूंकि सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया है, बिल्डर लोगों ने क्या किया है, जमकर मकान बना दिए हैं। तो ये चीज है यहाँ पे। जो चाइना में गलती हुई थी, चाइना में तो भयंकर गलती हो गया था, वही चीज यहाँ अभी पे तो भी बहुत रिपीट ज्यादा हुआ है। वहां हाँ, रिसेशन भी लेकिन आ गया है। इतना गिरेगा नहीं यहाँ। यहाँ चूंकि यहाँ ब्लैक मनी जो है उसको थाम कर रखेगा, ब्लैक मनी बहुत है लोगों के पास, तो वो पैसे उसमें लगकर उस बाजार को रोक कर रख रहा है। ये चीज तो देखा जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन है सर आपके साथ। और सबसे बड़ा चीज सर, टेक होम मैसेज जो है मेरे लिए वो ये कि हमेशा जो अभी शुरू में आपने कहा कि 10 साल 20 साल के टाइम फ्रेम में सोचना चाहिए, आजकल के टाइम फ्रेम में या एक हफ्ते एक महीने के टाइम फ्रेम में नहीं सोचना चाहिए। और उसमें हमारा टारगेट बड़ा सिंपल होना चाहिए कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, 12% रिटर्न आए, वो एक माइंडसेट लेके चलना चाहिए। न कि ये कि एकदम 100 हो जाए, और 100 वाले केस में आदमी कर ही नहीं पाता है और बहुत गलतियां कर देता है। आप इसको गोल्ड से जैसे जोड़ लीजिए भास्कर, उसको देखिएगा, मतलब कि 2003-4 के आसपास, जैसे जिसकी सैलरी थी, हमारे स्टार न्यूज में बहुत लोगों की सैलरी 50,000 के आसपास था उस वक्त, 5400 के आसपास गोल्ड मिलता था 10 ग्राम। तो उस हिसाब से 100 ग्राम गोल्ड गोल्ड सैलरी के रूप में ले रहा था 50,000 में। आज 100 ग्राम के लिए जो है आपको 16 लाख चाहिए, ठीक है, पर मंथ। तो 16 लाख सैलरी तो उसकी हुई नहीं होगी। जो उस समय 50,000 का था, वो सब भी अगर ऊपर भी गया तो एक तो ऊपर जाया ही नहीं पाया, एक जगह 2.5-3 लाख में आकर फंस गया। अगर उसमें ऊपर ऊपर उछला भी है कोई, तो वो भी 10 लाख तक गया है। तो फिर भी जो है गोल्ड जो है वो 16 लाख हो गया। तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी करेंसी किस तरीके से घट गई, एक छोटे से एग्जांपल से। तो वो उसको उसको कैसे आपको मीट करना है, ये चैलेंज, कि आपका जो 50,000 है वो इस समय जो है 15 लाख रहे, 16 लाख रहे, जो गोल्ड के हिसाब से। और गोल्ड तो भागा भी कम था। अगर गोल्ड का रफ्तार देखेंगे तो इस 20 साल में उसका एवरेज कितना आया होगा, 9 या 10% के आसपास का रिटर्न दिया होगा उसने मैक्सिमम। तो ये उस हिसाब से आपको वो चीज करना है। तो ये आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा धीरे धीरे कमजोर होता हुआ जा रहा है, ये चीज देख लीजिए। सही बात है सर, इन्फ्लेशन भी हो रहा है प्लस करेंसी की वैल्यू भी, डिवैल्यूएशन भी हो रहा है, दोनों ही चीज है। अब जैसे हम ही, हमारे फादर लोगों को जो सैलरी मिलता था, जब वो बताते थे कि 300 रुपया सैलरी मिलता था, तो तभी 80 ग्राम के आसपास, बोलते थे क्या सैलरी मिलता था, 300 रुपये मिलते थे, तो 80 रुपये में 10 ग्राम था, तो 40 ग्राम हो गया। तो आज 40 ग्राम को जोड़ लीजिए, वो 6,40,000 हो गया। वो भी स्टार्टिंग में डॉक्टर थे तो 6,40,000 रुपये का स्टार्टिंग। आज डॉक्टर को कहाँ 6,40,000 का स्टार्टिंग है, नहीं है। सही बात है। तो वो रुपया का महीने वैल्यू, का कह रहे हैं आप? हाँ, महीने महीने का का, क्या? महीने का 300 रुपये महीने का तो जो सालाना सैलरी था, है। जो भी उस समय 57-58 या जो भी रहा होगा, मतलब या 60 के आसपास, वो मालूम नहीं। लेकिन चूंकि डॉक्टर आदमी से बोलते थे हम लोगों को सैलरी कहाँ मिलती थी, 300 रुपये मिलती थी। और लेकिन बोले गोल्ड था 80 रुपये, है ना, मैं 10 ग्राम मिलता था। तो उस हिसाब से 640 हो गया, तो वो नहीं मिला। तो ये चीजें जो है उसको देखा जाता है। तो गोल्ड से कंपेयर कीजिए चीजों को, सबसे बड़ा मापदंड। नहीं, अच्छा मापदंड बताया सर। थोड़ा सा सर आपके चैनल के जर्नी के बारे में भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये जो आपने अभी शुरू किया बिजनेस न्यूज का, तो वैसे तो आपने एक बार बताया कि जो पॉलिटिकल न्यूज है अभी उसमें किसी कोई भी एक साइड लो तो अलग ही उसका हिसाब किताब है, जिसमें कि हम नहीं जाना चाहते हैं। कोई भी हमको लगता है कि एक हाँ जो पीस लविंग पर्सन है, वो अभी जिस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे खुद को न्यूट्रल रखना ही बेटर लगता है। जितनी ज्यादा ट्रोलिंग हो गई है, इट टेक्स अ टोल ऑन द सेल्फ। तो सर वैसे बट अगेन आपने ये बिजनेस न्यूज
ये कैसे आप चुने कि बिजनेस न्यूज, और यही, क्या ये मतलब डायरेक्टली आप यही चुन लिए, या फिर ये भी एक आइटरेशन से कुछ 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 करते हुए आप इस चैनल पे पहुंचे कि चलो ये वाला एक ऐसा चीज है जो कि आई लाइक देखिए, डूइंग। इसमें एक तो जो पॉलिटिकल में जो आपने बात कही, वो उसमें मेरे को ये लग रहा था। देखिए, पॉलिटिकल में ना इस बार खेमेबाजी हो गई है। आप जो जर्नलिस्टों को देखेंगे तो वो गोदी बिल्कुल दो मीडिया धाड़े और में, नॉन। एक मोदी के साथ है, एक मोदी के विरोध में है। हम्म। और जो मोदी के साथ में है, मान लीजिए मोदी ने गलत काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। मतलब सही प्रधानमंत्री बात हैं है। जो है 12 साल से, तो अच्छा भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ना। हम्म। या राहुल गांधी भी अच्छा कर रहा है, गलत भी कर रहा है, दोनों चीज है। इंसान का नेचर है, दोनों चीज इंसान करता का है। नेचर। या केजरीवाल भी गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब क्या है कि चैनल में जो जर्नलिस्ट जो है वो बढ़ गया। अब क्यों बटा, इतना चाटुकार जर्नलिस्ट क्यों हो गया कि अगर कोई मोदी का को उनको गाली देना है तो गाली ही दे रहा है। अगर मोदी हम्म। कोई अच्छा काम किया तो फिर उसको नहीं बताया। राहुल गांधी को किसी को गाली देना है तो गाली ही दे रहा है। राहुल गांधी अच्छा काम किया उसको नहीं बता रहा है। तो ये जो है अलग हो गया है। इसमें बीच वाला जो है, और जनता जो है उसको सुनती नहीं है। जनता क्या है, जनता सुनती है उसको जो कि गाली दे रहा है। क्योंकि मोदी को तारीफ करने में चैनल तारीफ कर रहा है, जो है वहां तारीफ चल रहा है। तो जिसको तारीफ देखना है वो उधर देखता है, जिसको गाली देखना है वो यूट्यूब में देखता है। तो बीच वाले के लिए कोई जगह बचा ही नहीं। और दूसरी बात की, आप अगर मान लीजिए किसी, हम लोग जर्नलिस्ट आदमी हैं, जर्नलिस्ट में हमें कोई मतलब नहीं है जो है ना, हम मोदी के हैं ना राहुल के हैं, हम न्यूज के हैं। तो हमने खबर दिखाया, हम न्यूज के साथ मान लीजिए जस्टिफाई कर दिया। एक समय मान लीजिए मोदी का पल्ला ऊपर दिखा दिया, दूसरे दिन नीचे गिरा दिया। तो अब मोदी का पल्ला अगर ऊपर बढ़ा दिया अगर न्यूज में, तो उसमें गाली देगा कि चड्डी वाला इस ये है और ये है, जर्नलिस्ट है। और अगर बढ़ा दिया तो बोलेगा कि राहुल गांधी से पैसा खाया हुआ है। तो ये जो चीज है उसमें क्या होगा, फालतू का तनाव ना होगा। तो मैंने सोचा कि हटाओ यार पॉलिटिकल खबर पे। अब मेरे कितने पॉलिटिकल खबरों पे जो मैंने करवाया, हाउस में एडजन हुआ है। हाउस 5-5 दिन 6-6 दिन तक नहीं चला है। ऐसे मैंने सैकड़ों जो है स्टोरी हुई होगी, मतलब कम से कम दर्जनों स्टोरी हुई होगी, सैकड़ों नहीं, जिसमें कि जो है 3-3 दिन तक हाउस एडजर्ट। तो ऐसे ऐसे खबरें करवाया है हम लोगों ने। लेकिन हो ये गया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई जो है मनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि मनी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है और लोगों को उस तरीके से जानकारी मिलती नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि आप यूट्यूब में देखेंगे, जितने लोग भी आते हैं जनरली, वो सब क्या करते हैं, सिर्फ अपना जो है कोर्स बेचने के लिए आते हैं। तो आपको बताया, और आपको ऊपर ऊपर की बात बताते हैं, अंदर की बात नहीं बताते हैं। तो अध्ययन नहीं होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि लोग पैसे की तलाश में चले जाते हैं और टिप्स भी झूठा मोटा दे देते हैं, तो वो फंस जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं, एक जो है जो ईमानदारी से बताया जाएगा लोगों को। तो वो बताया। अब तो उस तरीके से चल रहा है। तो वो अब मेरे को मजा आने लगा उसमें जो है। पहले तो हमने, और ये शुरुआत हम कर भी नहीं रहे थे। वो मेरा एक दोस्त है उमेश, वो नीदरलैंड में रहता है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में है, बढ़िया पोजीशन में है। तो उसने बोला कि शुरू करो तुम चैनल। उसने ये नहीं बोला कि बिजनेस करो ये। तो हमने बोला यार हम तो बिहाइंड द कैमरा हैं। तो उन्होंने खान सर का एग्जाम्पल दिया कि देखो खान सर भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन समझाते हैं, तुम समझाओगे लोगों को तो करो। तो उनके कहने पे हमने किया, और किया तो फिर चल पड़ा तो ठीक ही अच्छा लग रहा है जो है। उनको धन्यवाद भी देते रहते हैं हम बार बार, भूले नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई ना कोई तो होता ही है जो कि वो पुश चाहिए होता है। और एक अच्छी बात एक ये भी है सर कि आपका, आप जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में समझाते हैं, हिंदी स्पीकिंग में इस टाइप से फाइनेंस समझाने वाला, न्यूज़ को अच्छे से उसकी एनालिसिस करके सिखाने वाले कम लोग, और लोग रिलेट करते हैं। मतलब इस भाषा से, एटलीस्ट जैसे हम भी बिहार से आते हैं तो हम आपकी भाषा से रिलेट करते हैं। एक शुद्ध हिंदी बोलने वाले भी लोग हैं जो कि बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी और कोई एक अपने भाषा में कोई भी बात कर रहा है तो उससे ज्यादा कंफर्ट फील होता है। तो वो चीज हमको आपके चैनल में दिखता है, आपके भाषा में दिखता है, आपके बातचीत में दिखता है। एक एक जो कुछ कुछ बीच में टोन रहता है आपका प्रॉपर बिहारी वाला, वो उसको सुन के मजा आ जाता है। तो डेफिनेटली। और सर,
कैसे मतलब, जैसे आप कभी बोलते हैं कि ये जन्म गया, इसको ये धड़ाम से गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, धड़ाम शब्द जो था रिलेटेबल। ना वो एसपी सिंह जी का था। अच्छा। एसपी सिंह साहब आज तक के संपादक थे, जिन्होंने जो चैनल की जो रूपरेखा है वो देकर गए थे, लेकिन इतना विकृत रूपरेखा हो जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो वो लिखते थे कि शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, है ना। तो ये उनके शब्द होते थे। तो वो धड़ाम, धड़ाम जो है उन्हीं को सुन सुन कर धड़ाम शब्द आ गया है। तो फील होता है कि अरे धड़ाम से गिर गया शेयर धड़ाम बाजार। से गिरा। मतलब आम बोलचाल की भाषा जो है, उनका ये हम्म। कहना होता था कि जो चीजें हैं उसमें जो आपको आम बोलचाल की भाषा बोलिए, जनता उससे कनेक्ट होती है। जनता को आप जो है उसके आंगन का आदमी बनकर बोलिए। तो वही हम्म। चीज है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात बोले सर, उसके आंगन का आदमी बन के बोलिए। सही बात है कि वो आप उसके घर के हैं, मतलब वो आपको घरेलू चीज की तरह देख रहा है, वैसे ही समझ रहा है, बात कर रहा है, कि आदमी को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करता है हाँ। हर कोई। इस बारे में भी बताइए सर, जैसे आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ, और ये जो फाइनेंस का डोमेन वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है अभी। इसमें जैसे ज्वाइन भी आपने शुरू किया हुआ है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो दोनों से कैसे रिवेन्यू में डिफरेंस आ रहा है, ये इस बारे में अगर आप थोड़ा शेयर करें तो। तो उसमें मैंने जो है एक मेंबरशिप ड्राइव भी खोल दिया कि लोगों को जो है कुछ उसमें से बताया जा सके। हालांकि कुछ लोग जुड़े हैं उसमें से कि जिसको हम अच्छी जानकारी दे सके। जो इधर उधर ट्यूशन करके जा रहे हैं तो जो है इधर उधर जो फालतू पैसा खर्च करके जो जाते हैं, तो बिल्कुल मामूली रखा है हमने। चूंकि 59 रुपीज़ ही मिनिमम रख सकते हैं, तो हमने एकदम मिनिमम रखा। तो जो सक्षम है वो आ जा रहे हैं, तो उनको मैं दे दे रहा हूँ, कुछ ज्ञान जो है दे दे रहा हूँ। उसके बदले में हमें थोड़ा सा गुरु दक्षिणा भी मिल जाता है, और कुछ नहीं होता है। और दूसरा होता है कि जो है बाकी जो आम बुलेटिन दे रहे हैं और गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं करते। बस यही होता है कि जो खबर यहाँ दे रहे हैं सेम लेवल का खबर उसी पे भी देते हैं, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल जाता है, जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं। तो बाकी मोनेटाइज जो है वो 2-3 महीने में हो गया था। शुरुआत में तो लोग कम देख रहे थे, और काफ़ी कम लोग देख रहे थे, 50 लोग देखते थे, 60 लोग देखते थे। तो एक लड़के ने उसमें लिखा था जो है वो, आप हम बड़ा हतोत्साहित हो गए थे। 2-3 महीने तक जो है 50, 60, 100 लोग देख रहे थे। तो लग रहा था कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंकर तो हम है नहीं। लेकिन उसमें हम्म। एक लड़का लिखा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब आपको 50,000 लोग डेली देखेंगे। तो वो लड़का उस समय जब 200 सब्सक्राइबर था, उस वक्त की बात। तो उस लड़के का विजन सोचिए, क्या जबरदस्त विजन था। अहमद नाम था उस लड़के का। तो उसने लिखा था। तो उसके उसके लैंग्वेज से हम बड़ा ये हुए, उत्साहित हुए कि ये लिख रहा है, अगर ये बात लिख रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो अपील कर रहा होगा। तो फिर हम्म। कंटेंट को हमने सुधारना शुरू किया। उसके बाद कंटेंट हम देते थे, उसमें क्या होता था कि सुबह अखबार पढ़कर 1 घंटे में छाप कर देने लगा, तो उसमें मेहनत करने लगे। फिर 5 घंटा 6 घंटे जो है, अब एक एक बुलेटिन में आप कभी कभी अब देखिएगा जो है 10-10 घंटा का मेहनत आता है मेरा। 10 घंटे तक हम पढ़ाई करते रहते हैं, सब चीज़ पढ़ जाते हैं। अब चाइना का हमको पढ़ना था, हम चाइना का बजट जाके पढ़ गए पूरा। चाइना की स्टोरी करना था, तो मतलब वो कच्चा काम नहीं करते कि पूरा का हम्म। पूरा। अगर मान लीजिए अमेरिका का इसमें पढ़ना है तो पूरा व्हाइट हाउस का जितना भी चीज़ निकला हुआ है उसको जाके पढ़ जाते हैं, जितने वो दिए हुए। तो मेहनत का काम है, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर उससे निचोड़ निकाल कर हम पेश कर देते हैं। तो वो एक डिफरेंट मिलता है एंगल, जो चीज़ें दिख जाती है। और सर इसको आप मतलब मार्केटिंग भी किए, या बस चैनल पे डालते रहे नहीं और नहीं, हम कुछ नेचुरल नहीं किए। मार्केटिंग। हम कोई चीज़ नहीं किए। हम क्या किए, हम सीधे डालते गए। और हम तो थंबनेल भी नहीं बनाए थे। थंबनेल जो है वो मेरे को, मेरा जो है क्या कहते हैं, एक दीपक है, इंडिया टीवी में था, उसने थंबनेल बना के दिया मेरे को। बोला सर बहुत गंदा लगता है, मैं अपने ग्राफिक्स वाले से बनवा के दे देता हूँ। तो उसने गिफ्ट किया थंबनेल फ्री में, तो वो ले लिया हमने। दूसरा हमने फिर अगला जो है, ये आपका जो लोगो बना है वो विक्रांत ने दे दिया मेरे को कि सर लोगो ठीक नहीं है, आपको एक लोगो बना के दे देते हैं। तो हमने दे दो। पहले तो जो था उसमें
हम ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया, हमें आते थे, हम वीडियो बोलते थे, चले जाते थे। हमें वो लगा कि जनता पसंद करेगी तो अपने आप उठा लेगी, नहीं पसंद करेगी तो गिरा देगी, तो हमने जनता पे छोड़ दिया। तो इस बात का जो है चीज़ है कि भैया कोई थंबनेल वंबनेल कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब थंबनेल अच्छा नहीं लगाते थे तब 50,000 लोग देखते थे। जब से थंबनेल अच्छा लगाना शुरू किए हैं तब से 20-25,000 लोग देख रहे हैं। तो वो फर्क पड़ गया, उल्टा हो गया है, बल्कि कम हो गया है उसको लगाने से। तो वो चीज़ें है नहीं, कुछ कोई मैटर नहीं करता है। आपका मेन जो है कंटेंट बोलना चाहिए। आपको लोग एक बार देखिए, थंबनेल देखकर, तमाम चीज़ देखकर एक बार आ जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो लोग फिर दोबारा लौट कर आएगा। तो आपको उस पर मेहनत करना चाहिए और ईमानदारी से बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को। ये चीज़ है, क्योंकि पैसा है, किसी और का पैसा आप लगवा रहे हैं, लग रहा है, मतलब आपके बोलने पे। हम तो लगाते नहीं है, लगवाते नहीं है, लेकिन हमारे बोलने पे वो प्रभावित तो हो रहा है कहीं ना कहीं। सही बात। वो प्रभाव जो है उसको नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, इसलिए फैक्ट एंड फिगर के साथ देते हैं। तो और किसी की नकल नहीं करते, खुद से बना कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें। इतना कैंडिड रूप में सर आपने सब कुछ शेयर किया, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, वेरी ठीक इंसाइटफुल। है, ठीक है, थैंक्स, बाय। थैंक यू सर।